बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में बात करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग की। ठीक है, अब एप्लीकेशन कितनी यूजफुल है। अब गॉस के नियम से हम लोग जो है निकाल सकते हैं विभिन्न आकृति विभिन्न आवेशित वस्तुओं के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान कैसे निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, आज के लेक्चर में सारी बात है। और किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो अपने पास है, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसकी वजह से देखेंगे। अब बच्चे आपको जैसे दिखाई भी दे रहा होगा, डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि आपका यहां पर एक वायर है, इस पे जो है पॉजिटिव इनफाइनाइट चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट चार्ज यहां पर प्रेजेंट है, पूरा पूरा इस तार पर है। और साथ ही साथ रेखीय आवेश घनत्व की अगर हम बात करें तो वो भी हमें दे रखा है। लैम्डा जो है, लैम्डा आपका ये बराबर है प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के। उपस्थित आवेश ये लैम्डा है। अब आप देखें, वैसे हम इसकी कैलकुलेशन कर चुके हैं, मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, याद है इंटीग्रेशन वाला, तो वहां पे हमने इसकी कैलकुलेशन भी करी थी बच्चों। अब जो है इसी को और हम गॉस के नियम से करना चाहते हैं। अब क्या करना है कि इस वायर को कवर करना है, गॉसियन सरफेस लेनी है, काल्पनिक पृष्ठ, बंद पृष्ठ लेना है। गॉस का नियम तो उसी के विषय में है। तो बेटा काल्पनिक पृष्ठ यहां पे जो लिया जा सकता है जो सममित हो, तो वो हमने लिया है एक सिलेंडर। इस सिलेंडर की जो त्रिज्या है वो r है तथा इसकी लंबाई कैपिटल L है। ठीक, तो सिलेंडर के अंदर जो आवेश है वो कितना होगा, जैसे हम Q एनक्लोज्ड कहते हैं, तो Q एनक्लोज्ड की वैल्यू हो जाएगी भाई प्रति एकांक लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है वो है लैम्डा, तो L लंबाई पर कितना आवेश होगा, ये होगा लैम्डा इंटू L। तो लैम्डा L इसके अंदर उपस्थित आवेश है। अब इस बंद पृष्ठ के कितने भाग हैं, तो पहला तो ये कर्व्ड सरफेस होगी, वक्रीय पृष्ठ होगा, तो इसे हमने कह दिया 1। दूसरा इसका ये ऊपर वाला टॉप होगा जो सर्कुलर बेस होगा, वृत्ताकार पृष्ठ होगा, इसे कह दिया 2। और तीसरा जो ये बॉटम वाला होगा, तो हमें देखना है फ्लक्स, कुल फ्लक्स हर एक पृष्ठ पर क्या होगा। तो कुल फ्लक्स अगर निकालना है फाई नेट, तो बेटा ये फाई नेट जो पहले पृष्ठ यानी कि वक्रीय पृष्ठ से फ्लक्स निकल रहा होगा वो आपका सेकंड सर्कुलर बेस से जो पृष्ठ या सर्कुलर जो सरफेस है या फिर वृत्ताकार पृष्ठ उससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो, और फाई 3 बेस से आधार से जितना फ्लक्स निकल रहा है वो। ठीक है, आसान बातचीत है, यहां तक की सभी को समझ में आई होगी। अब पहली बात करते हैं कि फील्ड कैसी बनी होगी। तो फील्ड कुछ इस तरीके से होगी, यूनिफॉर्म बाहर की तरफ निकल रही होगी, इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड होगी। क्लियर, इस तरीके से ये रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो ये रेडियली आउटवर्ड है, यानी कि ये अगर आपका वायर है तो इससे ऐसे 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 त्रिज्य अनुदिश होगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम निकालते हैं भाई टोटल ये वक्रीय पृष्ठ का एरिया कितना हो गया, सोच के बताइए। ये हो गया आपका 2 पाई आर एल। तो फाई 1 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो फ्लक्स जो वक्रीय पृष्ठ से निकल रहा है, ये बराबर हो गया E इंटू 2 पाई आर एल। ठीक, फाई 2 की बात कर रहे हैं जो आपका ऊपर वाला टॉप है, इससे निकलने वाला फ्लक्स। अब देखिए यहां पर अगर एरिया वेक्टर देखें तो वो कहां आएगा, इस तरीके से आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखें तो वो इस तरीके से होगा, बीच का एंगल 90 डिग्री, फ्लक्स हो गया 0।
सिमिलरली हम यहां पर भी एरिया वेक्टर इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, रेडियली आउटवर्ड, तो वो कुछ इस तरीके से, यानी कि अगेन 90 डिग्री। भाई आपकी मान लीजिए ये फील्ड लाइंस ऐसे बह रही हैं और आपका एरिया वेक्टर ऐसे, तो ये 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? तो यही बात यहां पर है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो φ2 तथा φ3 से निकलने वाले फ्लक्स का मान कितना हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, अब आप पूछोगे सर वक्रीय पृष्ठ पे ऐसा क्या हुआ, यहां पर क्यों नहीं हो रहा? देखो वक्रीय पृष्ठ में आपको अलग से दिखा भी रहा हूं एक बार कि वक्रीय पृष्ठ जो था इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड ही होगा इसका भी, किसी पॉइंट पर एरिया वेक्टर। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली यानी कि त्रिज्या अनुदिश है, तो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए डायरेक्ट मैंने E इंटू 2πRL को ले लिया है। अब फाइन नेट इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और फाइन नेट की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, माफ कीजिएगा, E इंटू 2πRL लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, E की वैल्यू आ गई लैम्डा बटे 2πR एप्सिलॉन नॉट, जो कि रेडियली आउटवर्ड है। तो इस तरीके का हमने जो है पढ़ा यहां पर। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, याद है? लैम्डा परपेंडिकुलर अवे एंड पैरेलल अवे वाले कंपोनेंट जहां पे कैलकुलेट किए हैं। एक रेखीय आवेश रेखा आवेशित रेखाखंड के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब आपने उसका फॉर्मूला देखा था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला, तो उसमें हम अल्फा और बीटा 90 रख देते थे ये चीज निकालने के लिए, तो इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं ग्राफ कैसा आएगा, किसके बीच में ग्राफ देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी के बीच में। तो देखिए E की वैल्यू कितनी आई थी, E की वैल्यू आई थी लैम्डा अपॉन 2πR इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जिसे हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ आता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और हिंदी में बोलते हैं आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, ये आपका इस तरीके से R और E के बीच का एक ग्राफ हो गया। अब एक और अनुप्रयोग देखते हैं, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। बच्चों अब खोखले गोले की वजह से हम देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है, इसके पूरे आवरण पर जो है आपका आवेश वितरित है, तब क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर दो बिंदु हो सकते हैं, गोले के अंदर और गोले के बाहर। चलिए दोनों को देखते हैं। तो आपका यहां पर ये गोला जैसे कि डायग्राम में दिखाई भी दे रहा होगा, यहां पर इसके खोखला गोला है, याद रखिएगा कैसा गोला है, खोखला। तो भाई हॉलो स्फीयर के तो जो आपका बाहर की सरफेस होती है ना, इस पर सारा आवेश रहेगा खोखले गोले की वजह से। अब जो गोला है ना उसकी त्रिज्या जो है हम वो मान लेते हैं वो है कैपिटल R। ठीक, वो मान लेते हैं, कितनी है इस गोले की त्रिज्या, कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लेते हैं कि हम किसी बिंदु P पर देख रहे हैं जो गोले के अंदर है, जो केंद्र से, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर है और गोले के अंदर है। तो सबसे पहले देख रहे हैं गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि स्मॉल r इज लेसर देन कैपिटल R। स्मॉल r छोटा है आपके बड़े R से। अब आवेश का है, सारा बाहर है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक और गॉसियन सरफेस यानी कि एक काल्पनिक बंद पृष्ठ S1 लिया। ठीक, अब मान लेते हैं इस पृष्ठ से जो कुल फ्लक्स निकल रहा है वो फाइनाइट है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम लिखेंगे फाइनाइट इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट।
यानी कि जितना भी आवेश इस पृष्ठ ने बंद किया है बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आप ध्यान से देखिए, सारा आवेश तो बाहर की तरफ है या नहीं है? सारा आवेश तो बाहर है, तो अंदर एनक्लोज चार्ज कितना हो गया? 0। तो फाइनाइट कितना हो गया? 0। अब मान लेते हैं भाई फ्लक्स अगर होता तो क्या होता? अब ई डॉट टीएस जो है वो आपका क्या हो गया? 0 हो गया। यहां से E इंटू एस बराबर क्या आ गया? 0। अब सरफेस एरिया तो 0 है नहीं, और अगर मान लो फील्ड होती तो वो सिमेट्री की वजह से इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही आ रही होती। सिमेट्री की वजह से सरफेस के कैसे आ रही होती? परपेंडिकुलर, या हम कह सकते हैं रेडियली आउटवर्ड ही होती, यानी कि त्रिज्य के अनुदिश ही होती और हमेशा सतह के लंबवत ही होती। ये फील्ड की डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर यानी कि आपका जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी इसी दिशा में होता। तो डॉट प्रोडक्ट तो 0 नहीं होता, इतना तो हम समझ गए। तो 0 क्या हुआ? ई एस 0। अब एस तो 0 है नहीं, और एस कौन सा है? सरफेस S1। तो यानी कि ई क्या रहेगा? 0। तो इनसाइड द स्फीयर, गोले के अंदर, कैसा गोला है? खोखला। गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना हुआ? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, आसान था समझने के लिए। अब बाहर क्या होगा? तो बाहर का देखना है, तो बाहर हमने बाहर की गणना करने के लिए S2 का यूज किया। तो देखिए बाहर का क्या, अब गोले के बाहर बच्चों देखना चाह रहे हैं ना, तो गोले के बाहर मान लेते हैं किसी बिंदु हम एस पर देख रहे हैं। अब इसकी गोले के केंद्र से जो दूरी है, मान लिया फिर से स्मॉल आर ही है, और ये जो हमने पूरे गोले को एक बिल्कुल सिमेट्रिक उसी के जैसा हमने एक पृष्ठ से बंद किया है, ताकि ये सम्मति यानी कि सिमेट्री को मेंटेन कर पाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप गॉस लॉ से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो देखें जो आवेश के वितरण है ना, उसी के समान, या आप कहें उसी के समान कोई आप गॉसियन पृष्ठ का इस्तेमाल करें, गॉसियन सरफेस का यूज करें, तो आसानी से गणना की जा सकती है। अब आप देखें भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इस वितरण के कारण जो भी आएगी आपकी त्रिज्य अनुदिश आएगी। इस तरीके से कैसी आएगी? त्रिज्य अनुदिश आएगी। ऐसे करके पूरे गोले पे कुछ इस तरीके से निकलेगी बाहर की तरफ, त्रिज्य अनुदिश होगी। ठीक है, आपकी ये जो है बच्चों कैसी आएगी? त्रिज्य अनुदिश। अब त्रिज्य अनुदिश आ गई, और एरिया वेक्टर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर भी कैसा है? लंबवत होता है ना सतह के, तो वो भी यहीं आ गया। तो आप लिखेंगे अगर ई डॉट ए, गोले के बाहर क्या लिखना होगा? आर बड़ा है कैपिटल आर से, हाँ या ना? बड़ा है ना? तो अगर अगर स्मॉल आर बड़ा है किससे? कैपिटल आर से, तो क्या होगा? ई डॉट डी ए, और क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरे बंद पृष्ठ पे समाकलन, तो ये क्या बताता है? फाइनेट कुल फ्लक्स बराबर होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पूरे गोले पर वितरित आवेश कैपिटल Q है तो किसके बराबर होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसको हल करें तो E डॉट ए हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे भाई पूरा हम, तो ये क्या हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगले पृष्ठ पे देखिएगा कि बेटा यहां पर हो जाएगा E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान कितना आ गया? Q बाई 4π नॉट R स्क्वायर। तो आपका गोले के बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से रहेगी। अब एक ग्राफ देखें कि गोले के अंदर और गोले के बाहर कैसे आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित हो रही है। तो ये E है और ये R है, इसके बीच का ग्राफ कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो इसकी जरूर ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, जब तक गोले के अंदर कब तक है हम, जब तक कि आपका स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, तब तक गोले के अंदर है। और उस परिस्थिति में इनसाइड, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। अब अगर बाहर आएंगे तो पहले सतह पे आएंगे। ये जो लाइन है आपकी, ये क्या बताएगी, स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के। जब स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के, यानी कि गोले की सतह की बात हो रही है, तब कितनी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब उसके बाद क्या होगा, जब आउटसाइड आ जाएंगे तो E को देखिएगा, E आउटसाइड यानी कि बाहर जो है 1 अपॉन आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये इस तरीके से आपकी बहुत तेजी से घटती हुई अनंत पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक ग्राफ आता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये मैक्सिमम है, जो कि किस पे होती है, गोले की सरफेस या सतह पर होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो हमने गोले की वजह से देखा। अब हम देखेंगे भाई ये कैसा गोला था, ये गोला था आपका खोखला। अब गोला अगर ठोस होता, ठोस कुचालक गोला होता, तो उस परिस्थिति में क्या होती, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर और बाहर दोनों बातें करनी है। तो इसे नोट करें, फिर उसको देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं, ठोस कुचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, है ना। अब यहां पर दो बातें। पहली बात यह कि आपका आवेश कैसा वितरित है, दूसरी बात यह है कि हमें कहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर ठोस कुचालक गोला दे रखा है तो आपका पूरा का पूरा आवेश जो है वो आयतन पर वितरित होता है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहां पर, ठीक है। तो यानी कि यहां पर हमारा पूरा का पूरा आवेश जो है इस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि चार्ज जो आपका है पूरे आयतन पर वितरित होगा, ठीक। अब यहां पर अगर पूरे आयतन पर वितरित है तो एक समान वितरण है। इस एक समान का मतलब प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा समान है। ये बात हमें यहां पर समझ में आती है। तो हम लिख लेते हैं भाई। अब यहां पर रो लिख रहे हैं, ये क्या है, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व का मतलब प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। अब मान लेते हैं इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, कितनी है, कैपिटल आर। तो Q अपॉन आपका आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। इतना हो गया आवेश घनत्व। यह है प्रति एकांक क्षेत्र, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश का मान। आसान है ना ये बातचीत समझना। अब हमें देखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें, गोले के अंदर। गोले के भीतर। ये बेटा खासियत होती है आपकी कुचालक की कि उसमें आवेश जो है पूरा का पूरा आयतन पे वितरित होता है। जब हम सुचालक की बात करेंगे तो कहानी बिल्कुल अलग होगी, उसे समझेंगे कि वहां पर कहानी में क्यों अंतर है और क्या होता है। तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करी जाए तो अपना हम इसको कैलकुलेट करने के लिए गॉसियन सरफेस ले लेंगे S1 और मान लेते हैं भाई इस गॉसियन सरफेस की त्रिज्या R है और इसी पे उपस्थित किसी बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो अगर मैं स्मॉल r की बात करूं तो स्मॉल r इज लेसर देन कैपिटल R। सहमत, ठीक है, ठीक है। अब आपके ये गोले के भीतर हो गया। तो इस आपके गॉसियन सरफेस ने कुल कितना आवेश अपने अंदर रखा, तो हमें देखना पड़ेगा गॉसियन सरफेस ने से घिरा हुआ आयतन कितना है। तो वो आपका वॉल्यूम एनक्लोज्ड लिखा जाएगा। ये वो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई छोटा r स्मॉल r क्यूब।
अब इससे एनक्लोज्ड चार्ज यानी कि घिरा हुआ आवेश आ जाएगा। वो कैसे निकालेंगे? आवेश घनत्व की गुणा करके, तो ये कितना आ गया? इतना आ गया। अब आवेश घनत्व को भी हम जानते हैं, 3 क्यूब 4 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। देखिए 4/3 पाई, 3/4 पाई एक दूसरे से कैंसिल हो गए और यहां पर आ गया क्यू आर क्यूब एंड स्मॉल आर क्यूब, क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू आ गई, घिरे हुए आवेश का मान आ गया। अब साहब देखिए बच्चों कि यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा पुनः कैसे होगा? सममित, सिमेट्री की वजह से फिर से आपके त्रिज्य अनुदिश, जिसे हम रेडियली आउटवर्ड भी बोलते हैं, वो होगा वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि धन आवेश है इस वजह से। अब अगर ऋण आवेश होता तो अंदर की तरफ हो जाता। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र, अब अगर हम बात करें कि आपका किसी छोटे सा, जो मान लेते हैं इस सरफेस का छोटा सा पार्ट ले लिया ds, तो इसका एरिया वेक्टर भी सरफेस के लंबवत होगा, ds वेक्टर। तो इस छोटे से सरफेस के पोर्शन से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? E डॉट ds। और हमें पूरी सरफेस से चाहिए तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं भाई E का परिमाण भी नियत होगा और दिशा भी नियत होगी, या लंबवत। नियत का मतलब यहां पर यह है कि हमेशा लंबवत रहेगी। अब या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E डॉट ds यहाँ पे 1 हो गया, तो cos 0, माफ कीजिएगा, E डॉट ds, भाई E और ds की एक ही दिशा है तो इनके बीच का कोण 0 हो गया, तो cos 0 1 हो गया, तो E डॉट ds E ds हो गया। अब E का परिमाण तो नियत है क्योंकि सममित है, सिमेट्री की वजह से हर एक पॉइंट पर इसका परिमाण नियत रहेगा। तो यहां पर यह आ जाएगा ds का संपूर्ण आपका इंटीग्रेशन, समाकलन। तो जो हो जाएगा भाई पूरा आपका इसका क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो होगा इतना। अब ये टोटल फ्लक्स आ गया, फाई नेट आ गया। तो फाई नेट की वैल्यू आ गई, ये किसके बराबर होनी चाहिए? क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड ये समीकरण संख्या 1 कह दी है मैंने। अब इसका अगर हम मान रख दें भाई, फाइनाइट की वैल्यू कितनी है? E अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बच्चों। और ये बराबर किसके आएगा? आपका आएगा ये क्यू एनक्लोज्ड है, कैपिटल क्यू आर क्यूब आर क्यूब। अब स्क्वायर है तो ये पूरी पावर चली गई। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनसाइड कितनी आ गई? यानी कि अंदर की तरफ E इनसाइड कितनी हो गई? देखिएगा, पहले देख लीजिएगा, ये E है, ये 4 पाई बस नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q स्मॉल r 4 पाई r क्यूब एप्सिलॉन नॉट। भाई Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूले में Q एनक्लोज्ड की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो ये आ गई। अब ये इनसाइड आ गई, अब आउटसाइड देखनी है। आउटसाइड क्या होगा? तो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो गोले के बाहर अगर हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस, ये मान लेते हैं अपना गोला है, ठीक है, जिसपे पूरा का पूरा आवेश वितरित है। ये पूरा आवेश वितरित है। अब इसकी त्रिज्या हमने कितनी मानी है? कैपिटल आर मानी है। अब इसके बाहर स्थित किसी बिंदु P पर हम देखना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो क्या करना पड़ेगा? फिर से एक गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी बच्चों। तो वो गॉसियन सरफेस मान ली ये है, इस तरीके से पूरी की पूरी जो सिमेट्री की है, और ये जो आपकी दूरी है ना, ये हमने मान ली स्मॉल आर, ठीक है। तो अब इस बार जो कुल आवेश इस सरफेस S2 ने क्लोज किया होगा, जैसे हम क्यू एनक्लोज कहते हैं, बोलते पूरा चार्ज हो गया कैपिटल क्यू, ठीक। तो अब इस परिस्थिति में आपका फ्लक्स कितना आएगा? E डॉट ds, फिर से वही कुल फ्लक्स का मान तो हम इसी से निकालते हैं, फाइनाइट।
तो ई डॉट डी एस, अब वही ई डॉट डी एस, भाई आप छोटा सा डी एस इस पे ले लें, ds वेक्टर ये हो गया और e वेक्टर ये हो गया, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये e डॉट ds क्या हो जाएगा, eds ओवर क्लोज सरफेस, किसी बंद पृष्ठ पे देख रहे हैं, फाइनाइट की अभी बात कर रहा हूं बेटा मैं। अब फाइनाइट में ये eds हो गया, e का परिमाण तो नियत रहेगा, तो ये आ गया ds, और कुल जो आपका वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो आ गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये कुल फ्लक्स है। गॉस की थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि कुल फ्लक्स बराबर क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू एनक्लोज्ड का जो मान है वो कैपिटल क्यू है, एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये बराबर किसके आएगा, कुल फ्लक्स जो कि ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब ई की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही हो गई। तो ये आउटसाइड है, इनसाइड के लिए ये वाला सूत्र है। अब अगर आप देखें तो इनसाइड में भाई आर क्या था, गोले की त्रिज्या जो तो नियत रहेगी, आर दूरी, स्मॉल आर जो है वो दूरी परिवर्तित हो सकती है किसी और बिंदु पे, मान लो यहां देखना हो या कहीं और देखना हो, तो हम लिख सकते हैं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और इस वाले केस में आउटसाइड है जब, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ स्मॉल आर, यानी कि आपका यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दूरी है, गोले के अंदर की बातचीत हो रही है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो दूरी है उसके समानुपाती है, जब गोले के बाहर है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कई बार पूछा गया है, तो इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। तो ग्राफ हमारा जो ऊर्ध अक्ष है, इस ऊर्ध अक्ष यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और यहां पर स्मॉल आर है। अब यहां पर दो रीजन होंगे ना आपके, एक रीजन जो होगा एक गोले के अंदर का होगा तो भीतर लिख देते हैं इसे, और ये गोले के बाहर का होगा, ये बाहर लिख दिया, और जहां पर स्मॉल आर बराबर होगा कैपिटल आर, तो वहां पर क्या होगा, गोले की सतह, तो उस पे देखेंगे। तो जब गोले के भीतर की बातचीत हो रही है, गोले के अंदर हम देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, तो उस समय क्या है, ई जो है स्मॉल आर के समान अनुपाती है, तो ये तो ऐसे चला, सरफेस पे जब पहुंचा तो ई का मान कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, किसी एक में रख लेना, समान उत्तर ही आएगा। तो यहां पर अधिकतम प्राप्त कर ली इसने, अधिकतम कहां होती है, सतह पर, ई मैक्स, और उसका मान कितना है, ये है। इसके पश्चात जब बाहर की बात करें तो ई आउटसाइड क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ बच्चों बहुत बार पूछा गया है, एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो आज के लेक्चर में हमने गॉस लॉ के अनुप्रयोग देखे, अभी तक जितनी भी बात थी हमने कुछ चालकों की करी। अब सुचालकों में क्या होगा ये देखेंगे सबसे पहले, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम किसी सुचालक को वैद्युत स्थैतिक परिस्थिति में रखते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आते हैं और क्या होता है, या हम किसी सुचालक को अगर कोई वैद्युत आवेश देते हैं तो क्या होता है, ये सारी बातचीत करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि पुनः बहुत महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहें व्युत्पत्ति के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप लोग, शेयर बटन पे क्लिक करके, और एक लाइक तो बनता है ना। चलिए, जब तक आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।